नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम यूपी पॉलिटेक्निक 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो पूछा गया था। और एक यकीन बात दिला दूँ, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था काफ़ी हलवा क्वेश्चन पेपर था। और मैं ये आपको इस सेशन के थ्रू समझा भी दूँगा और आप खुद समझ जाएंगे काफ़ी आसान पेपर पूछा गया है। और ये अगर वीडियो आपको, वही छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और बी ओ पी 130 डिग्री हो तो एक्स का मान बताना है। ये वृत्तखंड से क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैं देखते ही आंसर मार्क कर दूँगा 25, लेकिन आपको समझाना है मुझे कैसे होगा। तो यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। ये जो पी क्यू चाप है, इसी के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा और इसी के द्वारा जो शेष वृत्तखंड में कोण बनेगा एक दूसरे से रिलेट करेंगे। किस प्रकार रिलेशन होता है, तो ये इसका आधा होता है। मतलब जो केंद्र पे कोण होता है वो बड़ा होता है और ये छोटा होता है, मतलब ये इसका आधा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र पे जो कोण बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा। कैसे, 130 बन चुका, 50 रहना बाकी है, तो 50 हो गया। और इसी का आधा बनना है यहाँ पे और वृत्तखंड में, तो कितना हो जाएगा इसका आधा, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ फ़िलहाल। और मैं प्रॉपर तरीके से, मतलब सॉरी, मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि टोटल मुझे 50 क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बात करेंगे हम। जब मैं चैप्टर के डेमो क्लास दूंगा वहाँ पे मैं डिटेल्स में बात करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 15 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। फिलहाल ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में है। सन 45 को हम, ये सन 45 सॉरी सन 15, मैं बताता हूँ आपको। सन 15 जो है वो फार्मूले के तौर पे टूटेगा। किस प्रकार तोड़ना है इसको, तो साइन 15 को आप देख सकते हो साइन ए माइनस बी के फॉर्म में, मैं बताता हूँ आपको, और साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो फिलहाल ए माइनस बी आसान रहेगा, ए प्लस बी आसान नहीं रहेगा। जैसे आप साइन 15 को ए प्लस बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 + 10 के रूप में। लेकिन जब फार्मूला आप पुट करते हैं तो फार्मूला बनता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर साइन ए की वैल्यू आप 5 रखोगे और कॉस बी की वैल्यू आप 10 रखोगे, तो 5 और 10 की वैल्यू आप नहीं जानते हो। इसलिए मुझे कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जिसमें 15 भी फिट हो जाए और उनकी वैल्यू भी हम जानते हों। तो हमें 45 और 30 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है साइन 45 ए माइनस बी, और ए माइनस बी के फॉर्म में दिखाई देने लगा। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी और इसको आप कर जाओगे। साइन ए की वैल्यू मैंने 45 पुट की, साइन बी की वैल्यू 30 पुट की, माइनस कॉस ए की वैल्यू 45 बन जाएगी, साइन 30 की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू 30 हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। काफ़ी लल्लू सा क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो, आप भी जानते हो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप बताइए। तो सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा से हम परिमाप निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भुजा कैसे निकलेगा, ये क्षेत्रफल से निकलेगा, और ये क्षेत्रफल हम जानते हैं 4/3 भुजा स्क्वायर होता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, देखिए यहाँ पे ये होता है √3/2, सॉरी √3/4 भुजा स्क्वायर, है ना। ये इसके बराबर होता है, मतलब किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आप देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा और 4 चौको 16, ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा इस करनी में 16, और ए बराबर आपको फिर कितना मिल जाएगा 4। तो 4 अगर होगा तो उसका परिमाप आपसे पूछ रहा था। तो परिमाप आप जानते हैं, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 4 4 4, यानी टोटल कितना हो गया 12, है ना। तो तीसरे का आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करा रखा है, तो प्लीज़ आप इसे देखें।
पहले पढ़ लेते हैं। दो व्यंजकों का मौसो इतना है, लौसो इतना है। यदि एक व्यंजक इतना है, दूसरा व्यंजक, अब बताइए लल्लू सा क्वेश्चन नहीं होगा। दो व्यंजकों का मौसो लौसो दे रखा है, फार्मूला लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, प्लीज़ यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है, देख लीजिए। मौसो और लौसो बराबर होते हैं दो व्यंजकों का गुणनफल। मौसो इतना, लौसो इतना दे रखा है, व्यंजक पहले इतना दे रखा है, दूसरा निकल जाएगा, भाग कर देंगे इससे। तो भाग किया है मैंने, तो p-5 टाइम्स गया है। p+3 का मल्टीप्लाई किया है p-5 में, तो कितना आ गया, p+3 इंटू p-5। तो जब मैं इसको विस्तार कर दूंगा तो आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3x² -2x -9 का आपको क्या करना था, गुणनखंड करना था। एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, वो भी बेस्ट तरीका इसका क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू ऐसा क्यों मैंने बोला, इसलिए क्योंकि किन्हीं दो का गुणा करने पे ये चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ आपसे एक बात, तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो इसको डायरेक्टली तोड़ के कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, है ना। तो मैं ऑप्शन के थ्रू करना चाहूँगा। ऑप्शन के थ्रू नहीं कि डायरेक्ट इसमें से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ से करनी, ये जो 3 हर में आ रहा है इसको हटाने की कोशिश करनी है। तो आप मुझे बताओ कब हट सकता है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हर से हट जाएगा। तो यानी ऊपर क्या मिलेगा, x² और माइनस में 6x और 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27, ये आ जाएगा। और इसको आप फैक्टर आसानी से कर सकते हो। जब इसको फैक्टर करो, एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था तब ये आया था। इसका मतलब ये है कि उत्तर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। उत्तर में भी जो इसके बराबर जो हमारा उत्तर आने वाला है, यहाँ पे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया था मैंने 3 से, तो इधर भी करना पड़ेगा। मतलब जो आंसर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो जो आंसर आ रहा है यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो आप जानते हैं कि इसका जब फैक्टर कर रहे होंगे आप, तो एक आएगा x+3 और एक आएगा आई थिंक x-9, 9 3 27, हाँ ठीक है, मतलब x-9 हो जाएगा उसके। तो जब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें ये दोनों हो, तो देखेंगे तो पहला ऑप्शन है, और 3 ये कहाँ गया, तो 3 से 3 ये कट जाना है। ठीक है, तो किससे बराबर हो जाएगा, x+3 और x-। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं आया कोई इशू नहीं है। जब मैं पब चैप्टर कराऊंगा तो बिल्कुल 1 to 100 सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर करा भी दिया है, तो प्लीज़ इसे वॉच कर सकते हो। ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा। फार्मूले को अरेंज करना है, फार्मूला इसका बड़ा होता है, आप ही जानते हो, तो टाइम लगेगा। इसलिए आप, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप जानते हो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। माध्यिका पूछा गया आपसे यहाँ पे, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगाइए और इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5/12 है, तो उसका आयतन यदि इतना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करते तो तुरंत हो जाता, यूँ चुटकियों में, बस थोड़ी सी थिंकिंग की ज़रूरत थी यहाँ पे। कैसे, मैं बताता हूँ। ये है आपका लंबवृत्तीय शंकु, ओके, ये आपकी त्रिज्या और ये है आपकी हाइट, और ये पूछा है तिर्यक ऊंचाई आपसे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक समकोण बनता है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज बनता है एक प्रकार से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये 5 दे रखा है, 5 का मल्टीपल 5x मान सकते हो, जो भी मानना है आपको मान सकते हो, और यहाँ पे 12 दे रखा है, तो 5 12 13 से एक ट्रिपलेट बनता है, आपको पता होगा। यानी कण यहाँ पे 13 ही आएगा, 13 नहीं आएगा तो 13 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। जैसे यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 12x है, तो यहाँ पे 13x आएगा, है ना। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। तो 13 की अगर वैल्यू यहाँ से, सॉरी 13x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो 13 से कट रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि तिर्यक ऊंचाई जो हमारी है वो 13 से कटेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 13 से कटने वाला केवल एक ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन में 24 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, एक ही आंसर होगा C 26, है ना। ऐसे कर सकते थे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर से जाइए तो आपको टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में यही होता है। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से हर एक चीज़ को अपने हाथ में लेके चलते हैं। इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से कर लेंगे, है ना। कंपटीशन में यही है। और आप क्या करोगे, इस वाले फार्मूले के थ्रू जाने लगोगे तो इस मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंस जाओगे, तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं गलत होने के। और दूसरी बात,
आपका माइंड इरिटेट होगा। इरिटेट होने का मतलब ये है कि बर्डन जब आपके माइंड पे आएगा तो आपका माइंड थोड़ा सा थका हुआ फील करेगा, और थके हुए फील में कई चीज़ें मिस्टेक हो सकती हैं। तो इसलिए कोई स्मूथ तरीका हमें अपनाना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के थंबनेल में बताया है कि वो तरीके सीखेंगे जो बिल्कुल हटके हैं, है ना। तो फिलहाल आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ये भी काफ़ी इजी लल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा एक पर में कि आपको जानकारी हो तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बता सकते थे। बताइए ये आप ये कितने डिग्री का कोण बनाता है। हम जानते हैं किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है इस पर त्रिज्या लंब होती है ना। तो आप मुझे बताइए 140 डिग्री का कोण बन चुका है। अगर 140 डिग्री का कोण बन चुका है तो छोटा वाला यहाँ पे दोनों कोण कितने कितने होंगे, क्योंकि त्रिज्याएं तो बराबर हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये जो कोण बच रहा होगा ये 20-20 डिग्री का बच रहा होगा, 20-20 डिग्री होंगे। और टोटल 90 का बनता है। इसका मतलब बचा कितना ये वाला जो पूछ रहा है, यानी वो बचा कितना 70 डिग्री। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक के पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्मूला प्लीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं क्या होता है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ए और बी मान लिया मैंने, और इसकी जो बीच की दूरी है यानी हाइट, ये होता है। तो आप मैच कर लो, जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, है ना। इस तरीके से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था 10 नंबर। क्यों अच्छा मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया। तो 1875 की वैल्यू पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, 360 इंटू n प्लस थीटा के फॉर्म में तोड़ना था। अब इसको कैसे तोड़ते हैं वो मैंने आगे बताया है, प्लीज़ इसे देखें। ये देखिए मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से तोड़ना है। तो कैसे ये आया होगा तो मैं बता देता हूँ। 360 से 1875 में भाग किया जाएगा और 5 बार जाएगा और से जो आएगा वो जोड़ देंगे। तो साइन, अब ये फार्मूला एक है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। मैं जब पढ़ाऊँगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये फार्मूला होता है कि साइन 360 इंटू n प्लस थीटा बराबर आपका क्या आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स। तो साइन आ गया 75। और मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन, इससे जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे तोड़ना है, ए और बी में तोड़ देना और इस प्रकार तोड़ना है कि जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो 45 और 30 में मैंने तोड़ दिया, 75 आता है। फिर से फार्मूला ये आएगा, अप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दे रखा है प्रॉपर, आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि log 2 की वैल्यू x हो, log 3 की y हो और log 5 की z हो तो log 270 की वैल्यू बताइए आपको क्या होगी। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आपको क्या करना होता है मैं बता देता हूँ। log 270 का फैक्टर करना होता है, ठीक है। और फैक्टर करने के बाद जो टर्म बनता है वो वैल्यू रखनी होती है, बस ऐसा कुछ। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 270 का फैक्टर किया, क्या होता है फैक्टर आप भी देख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे बता, यहाँ पे एक चीज़ और सीखना है, वो क्या है, एक फार्मूला कि अगर log a इंटू बी है, मतलब a और b गुणा में है log के साथ, तो इसको जब विस्तार करते हैं तो विस्तार log a गुणा log b नहीं होता है, ये फार्मूला होता है log a प्लस log b। मतलब अगर गुणा में कोई चीज़ log के साथ है तो विस्तार जब करते हैं तो log a और b प्लस के साथ जुड़ते हैं, गुणा में प्लस के साथ जुड़ते हैं और भाग में माइनस के साथ जुड़ते हैं। क्लियर, गुणा में प्लस के साथ जुड़ते हैं, भाग में माइनस के साथ जुड़ते हैं। बस लॉग का ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्म में तोड़ दिया। अब log 2 होगा, log 3 होगा, log 3 होगा, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, सॉरी, log 3 होगा, log 3 होगा और log 5 होगा, है ना। अब यहाँ पे जब log रखोगे तो log 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 बार log 3 है तो इसका मतलब 3 log 3 लिख लिया मैंने, और log 5 है तो ये 5 हो गया। अब मैंने एज इट इज़ वैल्यू रख ली है। log 2 की वैल्यू x दे रखा था, log 3 की वैल्यू y दे रखा तो 3y हो गया, log 5 की वैल्यू यहाँ पे z होगा, z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है द्विघात समीकरण x + 1/x बराबर
10/3 है। तो देखिए आपको अगर ये ऐसे आपको अगर हल करना है कि एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया, मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस इस प्रकार से आपको अगर हल करना है तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन के थ्रू जाना था। ऑप्शन से इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन से आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो 3 जैसी एक्स की वैल्यू मैंने पुट की तो 3 और यहाँ पे 3, मतलब 3 ये हो गया। रुकिए मैं बताता हूँ, 3 + 1/3 हो जाएगा बराबर 10/3 आना। तो 3 3 9, 1 10/3 आ गया डायरेक्ट। तो हम जानते हैं पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन इतना आसान था। और अगर आप प्रॉपर करते तो टाइम लगा देता है क्वेश्चन। तो हमें टाइम नहीं लेना है। कंपटीशन वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, टाइम नहीं लेना है। जितना स्मूथ तरीके से आप रहेंगे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻b बटा x⁻c का होल पावर b + c - a है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने गाइड किया हुआ आगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये पेज भर जाएगा। और एक चीज़ और है, आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ता है और कोई तरीका वैलिड नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, आप चाहो तो सोच सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप सोच सकते हो, बता सकते हो, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो हमारे बुक के अकॉर्डिंग ही है। क्या है वो तरीका? सबसे पहले घातांकी रूप का होना, मतलब पता होना आपको। पता है या नहीं है देख लेते हैं। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ प्लीज़, ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो अगर मैं बताऊँ आपको, अगर x है और नीचे y है और इस पे a घात है, तो इसका मतलब ये है कि x पे भी ये a घात होगा और y पे भी a घात होगा। ये कुछ बातें आपको जाननी है। कुछ बात मैं बताना चाहूँगा। फिर से आपको क्या जानना है? अगर a पे घात n हो और इस पे भी घात m हो तो हम जानते हैं घातांक में क्या होता है, m × n हो जाता है। मतलब दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर से एक और जो बात ध्यान रखनी है उसको भी देखें। वो क्या ध्यान रखना है आपको? अगर a की पावर n है और इसी a की पावर m है और ये दोनों गुणा में है, मतलब गुणा में है, तो हमें क्या करना होता है, आधार सेम रखना होता है और घातों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे गुणा के जगह पे भाग होता, सपोज गुणा के जगह पे क्या होता, भाग होता। ठीक है, और मान लेते हैं गुणा के जगह पे भाग होता, तब क्या होता, ये n में से m घटता। मतलब जो वैल्यू पहले रहेगी उस वाले में से दूसरी वाली वैल्यू घटेगी। ये ध्यान रखना। ये नहीं कि जैसे n + m लिखा था आपने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन m - n या n - m लिखेंगे तो फ़र्क डालेगा, है ना। ये आप भी जानते हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहले वैल्यू रहेगी उसके घात में से दूसरे वाले का घात घटेगा, ध्यान से। ठीक है, ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम सीखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहना है। फिलहाल इस वाले डेमो क्लास में रिलैक्स होके मेरी बातें बस सुननी है आपको। मैं पढ़ाऊँगा तो हर एक चीज़ क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, वही तीनों कॉन्सेप्ट यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अलग अलग विस्तार किया हुआ है। पहले ये यहाँ पे आधार जो था वो इतना था और 3 घात थे, इस पे 3 घात जुड़े हुए थे प्लस में और माइनस में। तो आप जान सकते हो कि मैं जब इसका विस्तार करूँगा, पहले वाले को मैंने विस्तार के रूप में दिखाया हुआ है, तो जब मैं विस्तार करूँगा तो इन प्लस में है तो इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह आएगा अलग अलग करने पे, और जो माइनस में है वो भाग का चिन्ह लेके आएगा अलग अलग करने पे, जो आया भी है आप देख सकते हो। उसके बाद से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना था कि बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, घात का मल्टीप्लाई होता है तो घात का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, नीचे भी गुणा होगा तो BC हो जाएगा। फिर से सेम टू सेम मैंने यहाँ पे गुणा करके आपको दिखा रखा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ बात सीखने को है कि मैंने क्यों इतना ही किया है। ये इसलिए इतना किया है कि पूरा लिखेंगे तो ये मेरा थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होगा और आपको दिखाई नहीं देगा एक ही स्लाइड पे अच्छे से। तो मैं बस एक में समझाना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से आपने सबको कर लिया, पहले वालों को मैंने करके दिखा दिया है, दूसरे वालों को आपने कर लिया, फिर तीसरे वालों को आपने कर दिया, तो जो भी फॉर्म यहाँ पे बन के आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ थोड़ा सा और मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, मतलब मैं समझाया नहीं। देखिए यहाँ पे भाग था तो जब आप गुणा में चेंज करेंगे ना तो पद उलट जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। जब गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है, पद उलट जाता है। तो उलट के मैंने डायरेक्ट लिख दिया है।
ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो भी पद है आपके सामने, जो भी पद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सेम टू सेम है, दूसरे वालों के लिए भी बनेंगे, फिर तीसरे वाले के लिए भी बनेंगे। तो जो पद आएंगे वो सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, सभी एक दूसरे से कटेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे विस्तार से ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा कि आंसर सर नहीं आ रहा है। अगले वाले क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था, देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया फिर से। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताइए। आप नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए वो भी ऑप्शन में है, ये वाला भी 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अर्धगोले का बोला है इसलिए आधा हो जाएगा। तो आधा जैसे ही करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यदि √2 साइन तो √2 साइन थीटा के फॉर्म में क्या है, 60 - x बराबर 1, तो x की वैल्यू बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, साइन, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, आप कर सकते थे, बराबर आप इसे 1/√2 मैं दूसरी तरफ लेके गया, ऐसे लिख सकते हो। तो साइन 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन 45 की वैल्यू होता है। दोनों की कंपैरिजन जब आप करोगे तो 60 - x बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा, जाकर उल्टा घट जाएगा तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर 15। तो 15 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ईजी था, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक प्रकार से ईजी है। कैसे करोगे आप, तो 1 + x/169 स्क्वायर रूट में है = 14/13 है। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको, 1/x/169 = कितना हो जाएगा, 196/14 का स्क्वायर 196, 13 का 169। उसके बाद से 1 को जब आप इधर लेके जाओगे, या ऐसे कर लो या आप लॉसो लेके कर लो। जब लॉसो लेगो तो ऐसे हो जाएगा 169 + x/169 है ना, बराबर में 196/169 मिलेगा, और यही से कट जाएगा और x की वैल्यू जाके इसमें से घटेगी। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 196 में से 169 घटाने पे कितना आएगा, और 27 आएगा। आई थिंक 27 आंसर होगा, ठीक है। मैंने इसको करा भी रखा है मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे करा भी रखा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि वृत्त के व्यास के, देखिए कितना लल्लू सा क्वेश्चन आपसे फिर पूछा। एक वृत्त के व्यास के निर्देशांक, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, इसके निर्देशांक, इसका और इसका निर्देशांक दे रखा है। अब पूछा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताइए। केंद्र का मतलब क्या होता है, बीच में, बीचों बीच होता है, यानी मध्य बिंदु का पूछा है वो। तो अब मुझे बताइए, दो निर्देशांक पॉइंट दे रखे हैं, तो मध्य बिंदु का आप बिल्कुल बता सकते हो, क्या होगा, x1 + x2 यानी कि 12/2, यानी ये डायरेक्टली 5 आ जाएगा। तो 5 वाला ऑप्शन ही डायरेक्ट टिक कर देंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ही नहीं, भाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन, 2 सरल रेखाएं इतना और इतना। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपको करना चाहिए था। इसी में इसको आप छोड़ भी सकते थे, मेरा जहाँ तक अनुमान है, लेकिन आप जब पढ़ लोगे इस सिलेबस को, जब पूरा पढ़ा दूंगा मैं, तो 100% एक भी जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं एक भी नहीं छूटेगा। मैं वादा करता हूँ, एक भी इसमें से क्वेश्चन आप नहीं छोड़ते, अगर मैं पढ़ा दिया होता पहले तो, अगर आप 2020 का पेपर दिए होते तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है 2 सरल रेखाओं इतना और इतना के बीच का कोण बताइए। तो 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण का फार्मूला लगाना था, आंसर निकल जाता। और फार्मूला क्या है देख लेते हैं। देखिए 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण होता है tan थीटा बराबर m1 - m2/1 + m1 × m2। और मैंने ये दोनों समीकरण, पहला समीकरण ये है y - √3x = 5 की तुलना की है मैंने, y = m1x + c। ये एक फॉर्म होता है, ये एक फॉर्म होता है समीकरण का, इससे तुलना करना पड़ता है। तो m1 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो कितना आएगा। क्या होता है इस फॉर्म का नाम, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो m1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। फिर से दूसरे वाले समीकरण को भी इसी के रूप में मैंने लिखने की कोशिश की है, और यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल ली है, और tan थीटा लगा के m1 √3 m2 1/√3 वैल्यू पुट की है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री आ गई है। तो प्लीज़ आप इसे देखिएगा, ठीक है। नहीं देखते हैं। अब देखिए 10th का सिलेबस का है, बिल्कुल आसान प्रश्न, कैसे कर सकते हैं देखिए मैं बताता हूँ।
अभी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, हमें क्या करना होता है, करनी से बाहर लेके जाना होता है। तो कैसे जाएंगे, परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स नीचे है तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स बनाएगा आपके लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डेट बात लिख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे पेन चल नहीं रहा अच्छे से, तो प्लीज़ आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा ये स्क्वायर रूट से बाहर, और नीचे से आ जाएगा कॉस एक्स बाहर, है ना। अब जब अलग अलग इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे जब भाग करेंगे एक को कॉस से तो इस प्रकार लिखेंगे, साइन को कॉस से भाग करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स, ये एक्स है सॉरी, और साइन एक्स बाई कॉस को क्या लिख सकते हो, टेन लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हो तो m का मान बताइए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर कराऊंगा नहीं, ये मैं बस तरीका बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगने वाला है। बिंदु है एक त्रिभुज अगर होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर 3 बिंदु त्रिभुज के 3 शीर्ष संरेखी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे आ जाएगा, और एक ही रेखा पे संरेखी होने का मतलब एक ही रेखा पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर ये शीर्ष यहाँ पे आया या ये शीर्ष यहाँ गया, कोई भी किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही रेखा पे तीनों शीर्ष हो गए, इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आने वाला वो 0 आएगा, है ना। यह बात आप समझ गए। तो अगर 3 बिंदु दिए गए हों, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, अगर उसके 3 बिंदु दिए गए हों और वो संरेखी हों तो उनसे जो क्षेत्रफल बनेगा, उनके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा वो 0 होगा। और हम जानते हैं 3 बिंदु किस में होता है, त्रिभुज में होता है, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 3 निर्देशांक बिंदुओं के लिए 1/2 आप जानते हो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये जानते हो आप, है ना। ये वाला फार्मूला पुट करोगे और क्षेत्रफल की जगह पे कितना रखोगे 0, तो जो वैल्यू बचेगा वो m बचेगा, m की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप पुट कर लीजिएगा, आपने ये क्वेश्चन किया हुआ होगा सरल रेखा में। नेक्स्ट है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई हो तो उस जीवा की लंबाई बताइए जो केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर हो। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने मेरे इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं फिलहाल बता भी देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल से हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या, उसके बाद से यहाँ पे क्या दे रखा है, एक जीवा है, और केंद्र से इसकी दूरी दे रखी है 6। तो आप मुझे बताइए अगर त्रिज्या पता चल गई तो हम ये जीवा की आधी लंबाई निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये इस पर लंब होता है और इसे 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है ना। तो यहाँ पे ये दे रखा है 6, त्रिज्या हमें निकालनी है, तो त्रिज्या आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि 100 पाई दिया हुआ है और हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 10, है ना। तो 10 अगर ये आ गया तो अब बताओ 10 6 का और किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, 8 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। 10 6 8 का ट्रिपलेट होता है 8, 8 का 2 गुना हो जाएगा 16, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 16। ठीक है, तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने करा रखा है, देख लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा मेरे तरीके से, मैं इसको कैसे कराने वाला हूँ। ठीक है, ये काफ़ी बेस्ट तरीका है। काफ़ी टीचर अलग अलग किस तरीके से पढ़ाएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काफ़ी टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, कॉट थीटा यानी कॉट ए प्लस बी के फॉर्म में कॉट को तोड़ देंगे, कॉट ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी नानी याद आने लगेगी। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं करना, एक तरीका है, वो तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो तरीका क्या है, इसको मैं जब चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो अब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल फटाफट वो तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। यदि 2 कोण का रिलेशन दे रखा हो,
ए और बी, और ये 90 पे आए। 180 पे भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा 180 पे भी पॉसिबल है, 180 पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कल को। लेकिन फिलहाल किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल जो पूछा उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर दो यहाँ पे देखिए 45, मैं आपको बता दूँ, देखिए 45 प्लस थीटा, ये मुझे कैसे पता ये प्लस बी बार 90, देखिए मैं बताता हूँ, और 45 माइनस थीटा। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर ये ए है और ये बी है, तो दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आया तो कॉट अगर दोनों तरफ हम लगाएं, यानी ए को उधर करने के बाद या बी को उधर करने के बाद, फिलहाल बी को उधर कर रहा हूँ, तो ए बराबर आपको मिलेगा 90 माइनस बी। और फिर जब आप इसमें कॉट लगा दोगे तो कॉट ए बराबर मिलेगा कॉट 90 माइनस बी, है ना, ये मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि कॉट ए बराबर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप यहाँ से बता सकते हो ये tan थीटा होता है सर जी, यानी tan b। तो ये कहना हो गया कि कॉट ए बराबर आपका कितना आ गया, tan b आ गया, यानी कॉट ए जहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे हम tan b रख सकते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी थी और ये क्वेश्चन हलवा बन जाता। कैसे, देखिए, तो मैंने बताया अभी कि कॉट ए जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस में, सॉरी प्लस में रहेगा, प्लस में tan b पुट कर सकते हैं, है ना। तो पुट कीजिएगा ज़रा, तो यहाँ पे आप पुट करोगे tan b की वैल्यू पुट करना है, ध्यान रखिएगा। tan b की जगह पे आपने क्या माना था, 45 माइनस थीटा, और क्या है कॉट 45 माइनस थीटा। अब ये एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कॉट को जब मैं 10 में लिखूंगा तो 1 करके लिखूंगा, है ना, 1/10 माइनस 45 माइनस थीटा, और ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था मेरा कॉन्सेप्ट। ये भी साइन पे लगेगा, ए प्लस बी, और भी फार्मूले आप बना सकते हो, क्या क्या बन सकता है। जैसे मैं साइन लगा लेता, ए है, साइन लगाता दोनों तरफ, तो साइन, इधर भी साइन लगाता तो 90 माइनस बी, तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्म बनता। फिर प्लस के लिए भी बनेगा, माइनस के लिए भी बनेगा, 180 डिग्री भी बनेगा, सब पे बनेगा। और सब पे बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उस पे बनाने की जरूरत है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी 90, दोनों का जोड़ 90 हो इस पे क्वेश्चन पूछता है, और दोनों का अंतर 90 हो इस पे क्वेश्चन पूछता है, दोनों का जोड़ 180 हो इस पे क्वेश्चन पूछता है, और दोनों का अंतर 180 हो इस पे क्वेश्चन पूछता है। बस इन 4 पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैं जब पढ़ाऊँगा तो उस समय ये सारी बातें डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। देखिए ये भी कितना लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन आप जब लिखने जाओगे तो टाइम लगा दोगे, और टाइम लगाते में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ था आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर चले जाएंगे। देखिए कैसे इसको करना था, आप कैसे करोगे, आप करोगे ऐसे, आप करोगे 3 लिखोगे, प्रथम 9 तक जाना है तो 3 लिखोगे, 6 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे, और फिर टोटल लिखने के बाद आपको उसका ऐड करोगे। तो मैं बताता हूँ ईजी तरीका क्या है। एक तरीका होता है कि पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ो तब भी वही आएगा, सेकंड वाले को और सेकंड लास्ट को जोड़ो तब भी वही आना है। मतलब जोड़ने के बाद आधा करना, सॉरी, औसत निकालने के लिए आधा करना पड़ता है। ये तरीका कैसे आया, जैसे मैं मान लेता कि 2 ही हैं, मैं मान लेता कि 2 ही नंबर हैं, दोनों का औसत बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ता, दोनों को जोड़ना पड़ता। जोड़ के चेक कर लो आप, 3 और 6, 6 को 9 जोड़ा, मैंने आधा किया, कितना आ गया 4.5, इसका 4.5 औसत आएगा। फिर से मैं 3 अगर मान लेते हैं 3 है, तो 3, 6, 9 का जब आप औसत निकालोगे तो 100% 6 आएगा। 9, 6, 15, 3, 18 को 3 से भाग करेंगे यानी 6 आ गया। बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि कितने जितने भी पद दे रखे हो उसका पहला पद और इसका लास्ट पद अगर आप जोड़ते हो और उसका आधा करते हो तो औसत निकल के आता है। बस इतनी बात समझनी थी आपको। क्या समझनी थी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहला पद कब हो, जब गुणज दे रखे हो स्टार्टिंग से नहीं, कहीं से भी कोई फर्क नहीं डालेगा। बस ये बात ध्यान रखनी है पहला कौन है और लास्ट कौन है बस, लेकिन गुणज होना चाहिए, मतलब क्रमागत होना चाहिए, पहला और अंतिम बोल सकते हैं, अंतिम, और दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा। जैसे यहाँ पे था 3 और अंतिम इसका कौन सा 9, 9 3 27 आएगा वो,
और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि कितना मिल जाएगा 15, 15 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 23 का आंसर। फिर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये भी बताइए। आप अगर सोचते तो आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ कैसे मैंने सोचा। मैंने दिमाग में ही सोच लिया कि ऊपर क्या आएगा, y माइनस, ऊपर वाला देखिए पहले, तो x माइनस वाई आएगा, नीचे क्या आएगा y, और यहाँ पे मैंने पहले 1 को हटा दिया, 1 को छोड़ दिया, पहले इसको हल कर रहा हूँ, तो y माइनस एक्स आएगा, और नीचे क्या आएगा y से y कटा, ये -1 बार में कट जाएगा, और +1 पहले था, तो +1 और -1 क्या बना देगा, 0, खत्म बात। ऐसे होता है क्वेश्चन। अब ये सोचोगे आप कि सर इतना फास्ट आप कैसे कर रहे हैं, लगे देखें, अरे देखे नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस पहले ही, आप जब प्रैक्टिस करने लगो क्वेश्चंस के तो आप भी सोच के बताओगे। अब यहाँ पे देखो, किरण किसी दूरी को 80 की स्पीड से जाती है, 20 की स्पीड से आती है, ठीक है, वो उसी वाले दूरी, उसी वाले जगह पे, तो कह रहा औसत गति बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कैसे करना होता है, एक सबसे पहले तो औसत का फार्मूला समझो। फार्मूला क्या होता है, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटा जो कुल लगा समय है, टोटल दूरी को कवर करने में जो लगा समय है। तो इधर से जो दूरी गया वो, इधर से जो आया, मतलब इस तरफ से जो गया है वो, और इधर से जो आया वो, दोनों दूरियों को अगर आप देखोगे और इस चाल से भाग करोगे तब तो कुल दूरी निकल के आएगी, सॉरी कुल समय निकल के आएगा। समय निकालना हो, दूरी तो आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे, दूरी यहाँ पे, सॉरी दूरी आसानी से नहीं, x मानना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरा जो तरीका है उससे नहीं मानना पड़ेगा। वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, आपको कोई भी दूरी आप ले सकते हो, कोई भी दूरी। यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, मैं पढ़ाऊँगा कांस्टेंट का खेल क्या है, लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूँ। कोई भी दूरी आप यहाँ पे ले सकते हो, 80 ले लो, 50 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर वही आना है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा दूरी ज्यूम किया है कि समय निकालते वक्त मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो चाल से मुझको दूरी में भाग करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा एक दूरी ज्यूम करूंगा, यानी मानूंगा कि समय निकालना मेरे लिए आसान हो, भिन्न में ना जाए, दशमलव में ना जाए, वो एक अंक बने। अंक बने मतलब एक पूर्ण संख्या बने। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं दूरी 80 ही मान लूँ तो 80 से 80 को भाग देना आसान है, मतलब इस चाल से भी 80 से भाग दे सकते हैं, 20 से भी भाग दे सकते हैं 80 को। तो आपने देखा कुल दूरी हो गई 160, यानी इधर से जाने में और इधर से आने में 160 हो गई। कुल टाइम कितना लगा, तो आप मुझे बताओ, 80 की स्पीड से जा रहा है 80 किलोमीटर, तो कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। अगर 20 की स्पीड से आ रहा है 80 किलोमीटर तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा। यानी टोटल 160 दूरी थी, 4 समय कितना लग गया, 5। औसत चाल कितनी आ गई, 5 से कट कर दो, 5 दूना 10, 16 दूना 32, ये रहा। अब सोचोगे सर ये कैसे कर दिया, तो मैंने क्या किया, 16 गुणा 10 कर लिया, 5 से 2 बार कट कर दिया, 16 दूना 32, आंसर हो गया 32। ठीक है, ऐसे किया मैंने। कैलकुलेशन भी सीखना है आप लोगों को मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना लल्लू सा क्वेश्चन पूछ दिया है। बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को। क्या है इसमें, थोड़ा ये वाला कलम यूज कर लेते हैं। दिए गए चित्र में DE के समांतर है, ये समांतर है इस BC के। यदि DE और BC का जो अनुपात है वो 1 और 4 का है, ये देखिए 1 और 4 का अनुपात दे रखा है। तो कह रहा है अगर ये DE, आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि ADE जो त्रिभुज बन रहा है और ABC जो त्रिभुज बन रहा है ना, ADE का त्रिभुज में DE आ रहा था, और यहाँ पे मैंने पेंट ही कर दिया, टोटल हटा दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपसे कि जो DE है वो ADE का एक भुजा है, और जो BC है वो ABC का एक भुजा है, तो उनका अनुपात 1 और 4 है। अगर मैं किसी का भी पूछूंगा तो यही अनुपात आता है, ये आप पढ़े हो। अगर 2 भुजाएं समांतर रहती हैं यानी दोनों समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो पूछा क्या है, AD का पूछा है और AB का पूछा है, तो सेम वही रेशियो रहेगा 1:4। कैसे आया मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन 28 नंबर देख लीजिए आप, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बना के पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। ये भी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है आपके कैसे सोचते हो। देखिए मैं कैसे करता, x²
यहाँ पे आपको मैं पहले समझाना चाहूँगा, पता नहीं कन्फ्यूजन आ जाए तो आप लोगों में। कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, कन्फ्यूजन दिमाग में लाना ही नहीं है। हर एक चीज़ क्लियर करूँगा मैं जब पढ़ाऊँगा, तो टेंशन मत लीजिएगा इसकी। एक्स पे पावर 4 मैंने कहा है तो कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैथ के, तो 100% आपके 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी होंगे और सही भी होंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगर x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 34 है, तो x माइनस 1/x। मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज़ कि आप मुझे ये मत बताओ, आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये बोलोगे कि सर 4 घात दिया हुआ एक्स स्क्वायर के टर्म में जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे होल स्क्वायर का टर्म बना लेते हैं। होल स्क्वायर बना होगा तभी तोड़ने के बाद ऐसा आया होगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 में अपने तरफ से 2 जोड़ दिया, तो इधर भी 2 जोड़ोगे। अब आप बोलोगे सर 2 घटाया क्यों नहीं, 2 इसलिए नहीं घटाया कि स्क्वायर प्लस वाले टर्म में लेके जाना है। घटाते कब है, जब ये माइनस में आएगा। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ, 34 प्लस 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा, अगर मान लेता है सपोज घटाया होता है तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फॉर्म बनता, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। तो इसलिए मुझे प्लस में बनाना था, क्योंकि प्लस में आपने पूछा है, तो मैं प्लस में जाने के लिए यहाँ पे जोड़ा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा अभी इसके लिए वो हो जाएगा 36, और इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया 36। तो आप जब स्क्वायर से इस स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो ये टोटल कितना बना देगा, 6 बना देगा। मतलब यहाँ के वर्गमूल हो जाता है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो x² प्लस 1/x² आपको कितना दे देगा, 6। अब आप मुझे बताओ माइनस में जाना, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस वाले में जाना है आपको। मैं बताता हूँ, देखिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू अभी कितने आ गई, 6। अब आपको क्या करना है, माइनस वाले में मूव होना है, x माइनस 1/x यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अब 2 घटाना पड़ेगा उस रूप में बनाने के लिए। तो आप ये इसको बोल सकते हो कि ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और ये कितना बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा, है ना। तो x माइनस 1/x का डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x का मान कितना आ जाएगा, जाके ये वर्गमूल बना देगा, और इसका वर्गमूल होता है 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कक्षा 8 में या 7 में है ये थोड़ा बहुत, तो आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं जब पढ़ाऊँगा उस समय क्लियर हो जाएंगे, कोई बात यहाँ पे छूटेगी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, PDF में देख लीजिएगा आप। यदि किसी संख्या में 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ दिया जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। यह कितना लल्लू क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको x मान के नहीं करोगे, ध्यान से सुनना है मेरी बात, x मान के नहीं करना, यूनिट मान के करो। मान लेते हो वो संख्या 1 यूनिट है, 100 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बनने वाला ही है। वह यूनिट 1 है, उस संख्या का 1/4, तो 1/4 कितना होता है, 1/4। मैंने इसमें जोड़ दिया, तो टोटल यूनिट कितना बन गया आप मुझे बताओ। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 यूनिट बन गया। टोटल यूनिट है, ध्यान रखिएगा, एक्स वगैरह भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 5/4 एक्स बोलो या यूनिट बोलो, बात एक ही है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 75 के बराबर आ जाएगा। और जब इसको कट करोगे तो 1 यूनिट का मान निकल के कितना आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको इससे गुणा करना होगा और 5 से भाग करना होगा। तो 5 पे 15 75 में भाग होगा, कितना हो जाएगा, 15 और 5 को 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20। और पूछा क्या है, तो संख्या आपने मानी कितनी थी, 1 यूनिट, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्या, यदि ए पे 1/x और बी पे 1/y और सी पे 1/z हो तो, और एक और रिलेशन दिया है b² इक्वल टू AC हो, तो बताना एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, मतलब एक्स और जेड का योग बताना आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, वही बात मैंने फिर बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस 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 जब करेंगे क्वेश्चन की, आपको हलवा लगने लगेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आगे बताया हुआ है, प्लीज़ आप इसे देखें। इसको के बराबर मान लेते हैं, है ना, के बराबर मैंने एज्यूम कर लिया, और यहाँ से ए की
यहाँ से ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालोगे। तो जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, के का पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे के पावर वाई आ जाएगा और यहाँ पे के पावर जेड आ जाएगा। ठीक है। और फिर जो आपका रिलेशन दिया होता, क्या दिया होता, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये दिया होता। तो b की वैल्यू आपको पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, c की वैल्यू पुट करनी है। अब जब पुट करोगे तो यहाँ पे k से k कटेगा और 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस जेड, और इसी की वैल्यू आपसे पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है। नेक्स्ट, रवि एक काम को 2 दिन में करता है, इतना लल्लू भगवान सवाल फिर से पूछ दिया। रवि एक काम को 2 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/2 भाग हो जाएगा। एक दूसरा 6 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/6 भाग हो जाएगा। दोनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना भाग काम हो जाएगा, तो आप जानते हो ये 6 हो जाएगा। 2 3 6, मैं किसी और तरीके से कराता हूँ, फिलहाल आपको समझ में इसलिए इस तरीके से करा रहा हूँ। 4/6 हो जाएगा। अभी क्या होगा, 2/3 आएगा, यानी ये एक दिन का काम है। तो उल्टा करने पे क्या बन रहा था, तो फिर उल्टा कर देते तो क्या बनता है, समय बन जाता है। यानी समय निकालना हो तो 3/2, 3/2 का मतलब क्या है, 1 सही 1/2, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आंकड़ों की माध्यिका बताइए। आप माध्यिका फार्मूला लगा के कर लीजिएगा। फार्मूला अगर भी सम हो तो जानते ही हैं, सम होगा तो जानते ही हैं, आसान है, पढ़ा होगा अपने 10th में, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सरलीकरण का क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम का कमी है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, कर पाएंगे बिल्कुल। घनमूल निकालना था पहले, 8 का 2 आ जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल निकालना है, 4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालना है, 4 आ जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएंगे, 21 और 6 27 होते हैं। 27 का फिर घनमूल निकालना था, आंसर कितना हो जाएगा, 3। मौखिक इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक पतंग की डोरी, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है लेकिन फिर भी ये आसान है। एक पतंग की डोरी देखिए, ये 150 है, जो 36 से 60 डिग्री कोण पे झुकी है। तो पतंग से ज़मीन की ऊंचाई बतानी है, ये वाली हाइट बतानी है आपको। तो अगर हाइट बतानी है तो h आ गया, ये दे रखा है, यानी h इसके सामने है तो क्या कहलाता है, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने तो क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस वाले अनुपात में आते हैं, साइन के अनुपात में आते हैं, यानी साइन 60 अगर लगा दोगे तो बात बन जाएगी। लंब कितना मान लेंगे, h, कर्ण कितना है, 150। हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा √3/4, सॉरी √3/2 होता है ना, √3/2, और ये 2 से 75 यानी 75 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मैंने बताया तो था, कई फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से यहाँ पे माध्यिका पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटेक्निक के बेस पे ये फार्मूला है, आंसर बी है। आप देख सकते हो बी नंबर को आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ का और थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना था, ये माध्यिका का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो कुछ अलग होता है। वो हमारा क्या होता है, L प्लस C, और मैं भी फार्मूला माध्यिका वाला भूल रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, प्लीज़ आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक बुक देखो तो ये वाला फार्मूला दे रखा है, तो ये भी आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा है पी और आर का अनुपात बताना है आपको। यदि पी और क्यू का अनुपात 3 और 4 में है, क्यू और आर का 8 और 9 में है, तो देखिए पी और क्यू का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, और Q और R का जो अनुपात दे रखा है वो 8 दे रखा है। तो Q यहाँ पे 4 है और यहाँ 8 है, तो एक काम करते हैं 8 बना लेते हैं दोनों जगह। तो 8 जैसे ही मैंने इसको बनाया तो ये भी 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 2 से गुणा कर दिया। तो P और Q 6 और 8 दे रखा है, Q और R कितना दे रखा है, 8 और 9। तो इसका मतलब दोनों बराबर हो जाए। यहाँ भी Q 8 रुपया लेके बैठा है और दूसरे वाले में भी Q 8 रुपया लेके बैठा है। तो इसका मतलब P कितना लेके बैठा है, P लेके बैठा है 6, R कितना लेके बैठा है इस कंडीशन में, 9। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 के मतलब 2 और 3 से ही कट गया कहने का मतलब। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो पूछा गया 38 नंबर, उसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरह ही है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें टाइम नहीं देना चाहूँगा, उसी के तरीके से आप कर लेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा सा है, मैं इसको समझाना चाहूँगा प्रॉपर।
देखिए लॉग में फिर से मैं बताना चाहूँगा, लॉग में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो करनी से रिलेटेड है, पहले फिलहाल लॉग से भी है। लॉग में एक और बात आपको ध्यान रखनी है, क्या मान लेते हैं मैंने 10 पे 2 की वैल्यू 100 रखी, ये तो होती है 10 पे 2 का मान कितना होता है 100। अब मैं यहाँ पे लॉग लगाना चाहता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ लॉग लगा दूँ। लॉग का तरीका आपने नहीं सीखा होगा तो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो लॉग जब इसके लिए आप लगाओगे, घातांक के लिए ही लॉग लगता है, घातांक के सवालों को छोटा करने के लिए लॉग का खोज हुआ है, ठीक है। तो लॉग जब आप यहाँ पे लगाओ तो किस आधार पर लगता है वो ध्यान रखिएगा। लॉग का जो बेस होता है वो लॉग यहाँ नीचे लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो आधार था वही इसका आधार बनता है, ये आप क्लियर हो चुका दिमाग में। जो यहाँ आधार था यहाँ पे वही आधार बनेगा। अब यहाँ पे इसकी किसके लिए मान, मतलब ये लॉग का आधार है, वैल्यू किसकी निकालनी है, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वो इसकी वैल्यू पॉइंट बनेगी, ठीक है। और बराबर में जो आएगा वो होगा 2, ठीक है। इस वाले रूट को लिखा जाता है इस फॉर्म में, यानी 10 पे घात 2 बराबर 100 को लिखेंगे लॉग बेस 10 वैल्यू ऑफ 100 इज इक्वल टू 2, ऐसे बोल सकते हो। यानी आधार 10 पे लॉग 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग आधार 10 पे 100 का मान कितना होगा 2, ऐसे पढ़ते हैं। और इस फॉर्म को अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये वाला फॉर्म अगर इस फॉर्म में बन सकता है तो ये वाला फॉर्म भी इस फॉर्म में बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। तो ये वाला चीज़ अप्लाई करना सीखना है आपको। देखिए एक और तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, लॉग, उल्टा लिख देता हूँ इस बार। लॉग मान लेते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1000 है, बराबर 3 आएगा। तो इसका घातांकी रूप क्या होगा पता है आपको, 10 तो 10 रहेगा आधार, मैंने अभी बताया। और जो वैल्यू आ रही थी बराबर के उधर वो इसकी घात बनेगी, और बराबर में कितना आ जाएगा 1000, जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, उल्टी बात भी ध्यान रखनी है, सीधी बात भी ध्यान रखनी है। लॉग अप्लाई करना भी ध्यान रखना है और लॉग से घातांकी रूप निकालना भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे लॉग से घातांकी रूप में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिलहाल क्या करना था। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले 2 पे जो लॉग है, जो भी है, फिलहाल छोटा लिखने में तकलीफ हो रहा है, मैं लिख ही देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। 2 पे लॉग, यहाँ पे क्या है 3 है, इसका बेस क्या है 3, और ये क्या है x, दिया कितना है 164 के बराबर, सॉरी 1/64, 1/64। तो आपको इसमें क्या करना था, इजी पॉइंट, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 1/64 को घात के रूप में लिखना था। 1/64 को क्या करना था, आपको घात के रूप में लिखना था। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। तो 2 पे जो भी घात है, जो भी घात है यहाँ पे 2 जो भी घात है छोड़ देते हैं फिलहाल। तो 2 पे यहाँ पे जो भी घात है वो यहाँ 2 पे 64 को अगर 2 के घात के रूप में लिखें तो 2 पे 6 तो बनेगा लेकिन नीचे बनेगा, लेकिन ऊपर जब लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, तो माइनस आएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब ये हुआ जो भी यहाँ पे है वो 2 से 200 हट जाएगा, इस डब्बे के बराबर ये हो जाएगा -6। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो 3 बटा log बेस 3 ऑफ x बराबर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप यहाँ से कट करोगे तो ये 2 बार में कट हो जाएगा, और यहाँ कितना आया 1। तो आप कह सकते हो कि 1 बराबर आपका आएगा वो होगा 2 log बेस 3 ऑफ x। बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब एक तरीका और यहाँ पे सीखना है पहले कि ये जो 2 आया है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसे 2 को मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, तो वो 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई में नहीं, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे भाग नहीं कर देना है। ये इस 2 मल्टीप्लाई इस वाले बेस से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसका आधार चढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी 1 इज इक्वल टू 2 log बेस ऑफ 3x। तो यहाँ पे आप इस 2 को, एक फार्मूला होता है वो फार्मूला बनाएंगे आप, क्या लिखना पड़ेगा आपको, log x बेस ऑफ 3x पे पावर 2, मतलब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है वो घात बन जाता है। अब आपको ये फॉर्म चेंज करना है, चेंज करना मैंने अभी सिखाया है कि जो यहाँ बेस है वो आधार आके बन जाएगा। 3 पे घात 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, 3 पे घात 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको,
आपको मिल जाएगी x की पावर 2, है ना। तो अब जब आप इस x की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब करनी 3 हो जाएगी वैल्यू। हम लोग कहीं आई थिंक मेरे ख्याल से मिस्टेक कर रहे हैं। एक मिनट में सोल्यूशन इसका करा रखा हूँ, देख लेते हैं क्या होता है सोल्यूशन। देखिए मैंने कहा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर था। ओ सॉरी -6 होगा, वो -6 हो रहा था, -6। ठीक है, मैंने यहाँ पे -6 नहीं लिखा था, -6 होगा। फिर से वही बात है, यहाँ पे 2 घात इसका बन जाएगा, है ना। -2 और -2 यहाँ पे जब जाएगा दूसरे तरफ तो ये वैल्यू उल्टी हो जाती है जब प्लस में करोगे आप। मैं बस समझाता हूँ यहाँ पे। बाकी सब सेम आ रहा था, 3 पे घात 1 भी आया, x पे पावर -2 मेरा +2 आ गया था। यहाँ पे -2 होगा और -2 से जब आप +2 बनाओगे, x² बनाओगे, तो हम जानते हैं कि दूसरे तरफ की वैल्यू क्या होती है, उलट जाती है। तो उल्टा कर दिया मैंने, 1/, मतलब 3 पे घात 1 का मतलब ध्यान रखना आपको 3 होता है, और जब इसका हर 1 है तो उल्टा करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो करनी में 1/√3 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 2 बिंदु दे रखा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। कुछ नहीं करना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़े हो, इजी, लगा दोगे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी इजी था, कर सकते हो। नेक्स्ट तो देखिए 2 बेलन दे रखे हैं, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ये ऊंचाइयों का अनुपात है, तो आयतनों का अनुपात बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो आप क्या करते हैं, अगर माइंड में आपको फार्मूला चल रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपके माइंड में फार्मूला चल रहा है तो आयतनों का जब अनुपात आपसे पूछा गया तो इस प्रकार लिखेंगे आयतनों का अनुपात, और पहले वाले आयतन के लिए पहले वाले का फार्मूला लिखोगे या दूसरे वाले के लिए दूसरे का फार्मूला। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, पहले वाले की त्रिज्या 2 है और दूसरे वाले की त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 5 है, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 पचे 20 आएगा ये ऊपर, और नीचे का आएगा 3 तरीका 9 और 9 3 27 आएगा ये। और कट तो कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो अनुपात आएगा वो 20 और 27 के रेशियो में आएगा। ये रहा, आप आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, πr1 का स्क्वायर h1 बटा πr2 का स्क्वायर h2, पाई से पाई काटो, फिर r1 r2 की वैल्यू रखो। वही बात मैंने डायरेक्ट दिमाग से ही करके आपको समझाई है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप फार्मूला के थ्रू भी जा सकते थे। नेक्स्ट 2 शंकुओं का आयतनों का अनुपात सेम टू सेम है, वही आप कर लीजिएगा, वैसे ही रखना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, वो क्या है, ये जो दिया हुआ है ना, ये वो व्यास का अनुपात दिया हुआ है 4 और 5, तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2.5 लेना है, ध्यान से ये 2 लेना है और दूसरा 2.5 लेना है। बस इतना बात ध्यान रखेगा, आप हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर करा भी रखा है, कोई इशू नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन मैंने करा रखा है। 43 है, निम्न आंकड़ों का बहुलक भी आप जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, बहुलक क्या होता है, सभी मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली, मतलब जिसकी बारंबारता अधिक हो वो बहुलक होगा, जो भी डाटा हो। यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी की दर से बढ़ाया गया, 15 रुपये प्रति केजी है, 15 रुपये प्रति केजी है, और यदि इसके मूल्य को बढ़ा दिया गया 20% से, और फिर जब बढ़ गया तो उसके बाद से 20% से घटा भी दिया गया, तो बताना है कि प्रतिशत कमी आई या, देखिए कई बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, चेंज आया, कुछ नहीं चेंज आया होगा, 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, चेंज ही नहीं आया होगा कुछ भी, लेकिन आएगा चेंज। क्यों? क्योंकि वो रुपया नहीं बढ़ाया गया है। देखिए मैं बताता हूँ कब चेंज नहीं आता। जैसे मान लेते हैं, कहता 15 रुपये पर केजी है, 5 रुपया रुपया है, ये ध्यान रखिएगा, रुपया है, 15 रुपये पर केजी है, 5 रुपया बढ़ाया गया और 5 रुपया ही घटाया गया, अब चेंज नहीं आएगा। लेकिन प्रतिशत जब पूछेगा तो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिशत निकलता है उसका बेस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखिए जैसे मान लेते हैं, ये 5 से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो, 100 रुपया था, 100 इसलिए मान लो कि प्रतिशत निकालना आसान है।
100 था, 20% जब बढ़ाया गया, तो जब इसका 20% आप बढ़ाओगे तो किसका बेस ले रहे हो, 100 का बेस ले रहे हो 20 बढ़ाने के लिए, तो 20 जब बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। अब जब इसको घटाओगे तो 120 को बेस बनाओगे, ना कि 100 को। अगर 120 को बेस बनाओगे आप तो 20% जब घटेगा तो 120 बेस पे घटेगा। 120 बेस मतलब 120 रुपया था, उसका 20% घटा। इसका मतलब ये है कि 24 रुपये घट गया। 24 रुपये घटने का मतलब कितना हो गया, ये 96 हो गया। तो पहले कोई चीज़ 100 की थी, अभी 96 की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 4% का क्या आ गया, कमी आ गया। तो 4% हमारा क्या होगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, आंसर। एक ट्रिक और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक ट्रिक और मैं यहीं पे डिस्कस कर दूँ कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, आप डायरेक्ट निकालना सीख जाओ। 100 ही मान के करना। अगर कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है फिर घटाई जा रही है तो 100 मान के करोगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और भी बातें सीखेंगे क्लास में। देखिए ये फार्मूला 5 या 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से फार्मूले पे पूछ देगा। ये फार्मूला आंसर हो जाएगा। दो रेखाएं अगर इतनी इतनी है तो उनके बीच की जो दूरी होती है C1 अंतर C2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², ये होता है फार्मूला। अंतर है ये समरूप मत समझिएगा, अंतर है। अंतर का मतलब इनमें जो बड़ा होगा दोनों में, उनमें से बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। ध्यान से अब देखिए क्या पूछा गया, संरेखी वाला फिर से वही क्वेश्चन पूछते गए। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि कर पाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा और वहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 वगैरह भर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। और आपको आई होप याद हो, अगर तो मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में क्वेश्चन हूबहू है। आप वहाँ से भी देख सकते हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये रटा होना चाहिए था। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये जो मेरा बेस क्वेश्चन है ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको टीचर कैसे कराएंगे, आपको लिखवाएंगे ये sin 15 को लिखो भाई 45 माइनस 30। मैं ये नहीं कराऊँ सब टीचर ऐसे कराएंगे, लेकिन कई टीचर कराते हैं, मैं जानता हूँ। cos 105 को लिखवाएंगे आपको कितना कितना कर सकते हो, पहले लिखवाएंगे 90 माइनस 90 प्लस 15, ऐसा कुछ। उसके बाद से इसको तोड़वाएंगे, फिर 15 को तोड़वाएंगे, तब तक पता चलेगी। अब पता नहीं क्या हो जाए, चलिए छोड़िए। लेकिन मेरा तरीका ये है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको दिखे a प्लस बी बराबर 90 या a माइनस बी बराबर 90, तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। क्या लगाना है फार्मूला, साइन के रूप में, तो साइन वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a माइनस बी में से घटाने पर 90 आ रहा है, तो 105 में से घटेगा ना, तो इसका मतलब ये इस रूप में लिखा हुआ है, cos 105 लिखा हुआ है, cos 105 लिखा हुआ है, माइनस प्लस साइन 15 लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि a को मैं 105 मान रहा हूँ, b को कितना मान रहा हूँ 15। तो आप अगर साइन लगाओगे तब भी आएगा आंसर, लेकिन आप यहाँ पे कॉस लगाओगे तो और आसान हो जाएगा। तो कॉस लगा देते हैं, कॉस ए बराबर आपको क्या मिलेगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कॉस 90 प्लस ए बनेगा। अभी 90 प्लस बी बनेगा, सॉरी 90 प्लस बी, यानी कॉस ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, कॉस 90 प्लस बी बराबर, इसमें माइनस में हो जाता है साइन थीटा, यानी माइनस बी रख सकते हो। यानी कॉस 105 जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनस साइन बी रख सकते हैं। तो यानी साइन बी जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये कट जाएंगे दोनों वैल्यू, और आंसर कितना आ जाएगा इस बार 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना लल्लू सा क्वेश्चन हो गया, इजी तरीके से आपने किया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा 47, मैंने कराया भी है, आप देख लीजिएगा। और मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा जब उस समय पढ़ाऊँगा, तो ठीक है। नेक्स्ट, यदि गोले का आयतन इतना है तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए मैं इसको प्रॉपर नहीं कराने वाला हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। गोले का आयतन क्या होता है मैंने बताया भी है, 4/3 पाई r3। आगे मैंने इसको करा रखा है, तो प्लीज़ PDF से देख लीजिएगा। 485 रख लेंगे आप, r की वैल्यू निकाल लेंगे। और तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो हम जानते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, इसलिए वक्रपृष्ठ भी 4 पाई r² होगा और संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई r² होगा। ठीक है, तो 4 पाई r² की फार्मूला आप लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, वही चीज़ फिर से। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, और दे रखा है 384। आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, निकाल सकते हो, 6 से भाग कर देना, स्क्वायर रूट ले लेना। उसके बाद घन निकालना है, तो ये निकल जाएगा, तो इसका क्यूब भी निकाल सकते हो, आसान है, कर पाओगे।
नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लॉग का, कई बच्चों को नहीं आता, कई बच्चों को आता है, लेकिन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ क्या, अगर लॉ बेस ए हो और वैल्यू बी की पूछी जाती है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मैं बताऊँगा बाद में कि यह कैसे बनता है, ठीक है। लॉग बी बटा होल बेस ए हो जाएगा, मतलब ये बेस नहीं है, अब इसकी वैल्यू मतलब लॉग बी बाई लॉग ए आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। जब इस तरीके के फार्मूलों को आप जानते हो अगर, तो ऐसे कर सकते हो। अब इसको लिखोगे जब, तो आप लिखोगे लॉग ए बटा लॉग बी लिखोगे इनटू, फिर से लॉग यहाँ पे जो दे रखा है तो लॉग लिखोगे बी बटा में आएगा लॉग सी इनटू, फिर यहाँ पे जो दे रखा है फिर लिखोगे आप लॉग सी बटा में लॉग बी, है ना, लॉग ए, और यहाँ से सभी एक दूसरे से कटेंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कितनी बार में, एक बार में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ख़त्म। तो ये रहा आपका पेपर जो मैंने अपने तरीके में डिस्कस किया। मैं मानता हूँ आपको अभी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बोर्ड वगैरह की कमी की वजह से मुझे समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, प्रॉपर आपको समझ में भी आएगा, पूरे नोट्स भी दिए जाएंगे पूरे तरीके से, आपको PDF लिंक भी दिया जाएगा, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा कि थोड़ा भी आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। और आप कम से कम 50 में से 48 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विश्वास करके चलिएगा, 100% मैं ये वादा करता हूँ कि इतना ला के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू।